इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते थे 6 और 7 जनवरी 2025 का। इसका पहला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा एयर शो। बोले एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, 15वां एयरो इंडिया 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया जाएगा ये पूछा है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 15वां एरो इंडिया 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? ए बेंगलुरु, बी हैदराबाद, सी नई दिल्ली या डी चेन्नई। कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? ये बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो 15वां एरो इंडिया 10 से 14 फरवरी 2025 को एयरफोर्स स्टेशन येलहंका, कहाँ पे? ये येलहंका कहाँ पे? बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। द रनवे टू ए बिलियंस अपॉर्चुनिटीज, क्या इसका थीम है? इसका थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। थीम वाले इस कार्यक्रम में हवाई प्रदर्शन और स्थिर प्रदर्शनियां शामिल होंगी और भारत की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दिया जाए। इसमें वैश्विक सीईओ, घरेलू सार्वजनिक उपक्रम और निजी फर्म शामिल होंगे जो रक्षा और एरोस्पेस समझदारी को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बैठकों को बढ़ावा देंगे। इसको द्विपक्षीय बैठकों को बढ़ावा देंगे। यह मंच वैश्विक एरोस्पेस उद्योग में भारत की बढ़ती प्रमुखता को रेखांकित करता है। इसका देख लेते हैं, इसके बारे में बेंगलुरु के बारे में देख लेते हैं। बेंगलुरु क्या है? एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इसकी कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, कर्नाटक की। ये कर्नाटक, ठीक है, एक कर्नाटक राज्य है पूरा, ये दिया हुआ। ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन? सिद्धारामैया है। गवर्नर का थवर चंद गहलोत है। कौन है? थवर चंद गहलोत है। इसका एरिया कितना है? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। बिफोर इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नाम जाना जाता था मैसूर स्टेट के नाम से। इसका बर्ड है, यहाँ का पक्षी है, राज्य पक्षी है इंडियन रूलर। कर्नाटक में देख लेते हैं। कर्नाटक में 5 बाघ अभयारण्य है। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, डंडेली, अंसी। इसको को बोलते हैं काली टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। और बिल्लीगिरी रंगा स्वामी, BRT। ये क्या है? 5 टाइगर रिजर्व। कितने हैं? 5 टाइगर रिजर्व। कर्नाटक के बारे में कुछ देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। कर्नाटक ने सीएम, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में कितना? ये 100% की बढ़ोतरी क्या है? मंजूरी दी है। कितना? 100% बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य के तहत अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराएगी। किसके तहत? ये अन्न भाग्य के तहत 5 किलो अतिरिक्त चावल उपलब्ध कराएगी। गूगल ने बेंगलुरु में खोला आंता कैंपस। कौन सा कैंपस खोला? आंता कैंपस खोला। कर्नाटक ने स्विस इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समझौते पर क्या ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनिमेट्रॉनिक हाथी पशु दया को बढ़ावा देता है। कौन से? एनिमेट्रॉनिक हाथी। कर्नाटक ने सूखे से निपटने के लिए सुजला परियोजना शुरू की है। कोडवा समुदाय संवैधानिक दर्जा और भूमि संरक्षण की मांग करेगा। कौन? एक कोडवा समुदाय। अंतिम आत्मसमर्पण के बाद कर्नाटक को क्या नक्सल मुक्त घोषित किया गया। कहां से ये नक्सल मुक्त घोषित किया? किसको? कर्नाटक को, अंतिम समर्पण के बाद। कर्नाटक में सेफ्रन रिड टेल डैम सेल्फाई की खोज की गई है। किसका? सेफ्रन रिड टेल क्या डैम सेल्फाई की खोज की गई है। कहां पे? कर्नाटक में। कर्नाटक ने वन अपराधों के लिए गुरुदाची ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की। कर्नाटक बाली उद्यम उसके पदामी बाली पद्दामी क्या है? उत्सव मनाता है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्कूलों का नाम बदलकर क्या कर दिया, महर्षि वाल्मीकि नाम रखा है। किसका? उस स्कूलों का नाम बदलकर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने केरल पर 1-0 की जीत के साथ 2024 में 33वां संतोष ट्रॉफी जीता? कौन सा 33वां संतोष ट्रॉफी जीता? ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल ने, सी पंजाब ने, या डी महाराष्ट्र ने? किसने ये इसको जीता? ये पंजाब ट्रॉफी या संतोष ट्रॉफी? कौन सा 33वां संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो इसको जीता है पश्चिम बंगाल ने। इस पश्चिम बंगाल ने 35वां संतोष ट्रॉफी जीता, किसको? केरल को हराकर। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल ने गाचीबोली स्टेडियम में, कहा है ये गाचीबोली स्टेडियम में आयोजित फाइनल में केरल को 1-0 से हराकर 2024 में अपना रिकॉर्ड बढ़ावा देने वाला 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब हासिल किया। रोबी हंसदा ने अतिरिक्त समय में क्या निर्णायक गोल किया और 12 गोल के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर बने। इस करीबी मुकाबले ने भारतीय फुटबॉल में बंगाल के प्रभुत्व और टीमों के बीच तीव्र प्रतिबद्धता को उजागर किया। बंगाल के गोल से चूकने के बाद केरल ने देर से फ्री किक किया, जिसने प्रीमियम राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बंगाल की ऐतिहासिक जीत को सुनिश्चित किया। इसके देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल का क्या है? ये कोलकाता है। इसका एरिया कितना? 88,752 वर्ग किलोमीटर है। चीफ मिनिस्टर में ममता बनर्जी है। गवर्नर कौन? क्या? सीवी नंदा बोस है। पहले इसको किसके नाम से? बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। इसका राज्य पक्षी कौन सा? व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर। इसका क्या है? ये इसका बर्ड है, राज्य पक्षी है। और डिस्ट्रिक्ट कितने? 33। डिवीजन कितने? 5। पश्चिम बंगाल में 2 बाघ अभयारण्य है। कौन सा? सुंदरवन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व है। बंगाल के बारे में और कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बंगाल की 7 बस्तों में से नोलन गुरेर संदेश को क्या जीआई टैग मिला? अन्य वस्तुओं में क्या है? बारुईपुर अमरूद, कमारपुर कुकुर के अनबोंडे, छाना बोरा मोतीचूर के लड्डू, रधुनी पागल चावल और निस्तारी रेशम के धागे शामिल है। इसमें 7 वस्तुओं में एक हो गया नोलन गुरेर संदेश, ये और बाकी ये है 6। एसटीपीआई ने कोलकाता में नई आईटी इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है। दार्जिलिंग चिड़ियाघर में भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला जाएगा। पश्चिम बंगाल ने नदी कटाव को रोकने के नदी बंध शुरू किया। क्या है? नदी बंधन शुरू किया। पश्चिम बंगाल बजट वित्त वर्ष 2016 3.89 लाख करोड़ आवंटित हुआ। कोलकाता में 8वें ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन हुआ। तीसरा सुंदरबन पक्षी उत्सव मनाया गया कब? 2025 में। ममता बनर्जी ने बांग्लार बाड़ी आवास योजना शुरू की। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव का क्या हुआ? उद्घाटन हुआ कोलकाता में। पश्चिम बंगाल यूनेस्को का शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल बना। अगला प्रश्न है, 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो कवरेज हासिल करने के बाद दुनिया में सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान क्या है? ए तीसरा, बी दूसरा, सी चौथा या डी पहला? कौन सा स्थान है भारत का किसमें 1000 किलोमीटर से अधिक मेट्रो हासिल? तो इसका स्थान इसका स्थान है कितना? तीसरे स्थान पे है ये भारत विश्व में। किस मामले? मेट्रो नेटवर्क के मामले में।
भारत ने 1000 किलोमीटर से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क बनाने की उपलब्धि हासिल कर ली है, जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया। इस उपलब्धि को दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के उद्घाटन से चिन्हित किया गया। यह विकास 11 राज्यों और 23 शहरों में फैला हुआ है। भारत के मेट्रो नेटवर्क का विस्तार शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, जिससे देश की परिवहन प्रगति में और योगदान मिला। किस संगठन ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है? किसके लिए? पैरासीटामोल के लिए। ए डीआरडीओ ने, बी आईसीएमआर ने, सी सीएसआईआर ने, या डी इसरो ने? किसने ये? तो ये है कौन सा? सीएसआईआर। कौन सी? इस सीएसआईआर ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है। किसके लिए? पैरासीटामोल के लिए। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सीएसआईआर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की है, जो आयात निर्भरता को क्या करेगा? कम करने और दवा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में कदम है। यह घोषणा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के 64वें स्थापना दिवस के दौरान किए। तो 64वें नहीं, 40वें स्थापना दिवस। सीएसआईआर की उपलब्धि में भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रिथोमाइसिन भी शामिल है, जिसका उद्देश्य दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ना है, जो देश की वैज्ञानिक क्षमताओं को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न, किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, जहां PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोन ग्राम पर मीटर क्यू तक पहुंच गया? ए हनोई, बी बीजिंग, सी नई दिल्ली, या डी जकार्ता? तो दुनिया का कौन सा शहर है ये सबसे प्रदूषित शहर? तो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है ये हनोई। ये हनोई क्या है? ये वियतनाम की राजधानी है। ये वियतनाम की राजधानी है, ठीक है, वियतनाम की राजधानी। वियतनाम की राजधानी हनोई को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में पहचाना गया, जहां PM 2.5 का स्तर 266 माइक्रोन ग्राम पर मीटर क्यूब तक पहुंच गया है। इस खतरनाक प्रदूषण में मुख्य योगदानकर्ताओं में भारी यातायात, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा जलाना शामिल है। खराब वायु गुणवत्ता के कारण श्वसन संबंधी समस्याएं और दृश्यता में कमी जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हुई है। इसके जवाब में सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है और 2030 तक ईवी अपनाने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर रही है। जलवायु विशेषज्ञ प्रतिकूल मौसम की स्थिति को भी उजागर करते हैं, जो प्रदूषकों को फंसाती है, जिससे स्थिति और खराब हो जाती है। यह संकट हनोई में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्या समाधानों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है, यानी तत्काल आवश्यकता पर जोर देता है। देख लेते हैं, ये वियतनाम है, ये वियतनाम, ये वियतनाम, ये वियतनाम है। इसके ये साउथ चाइना सी है, इधर थाईलैंड है, ठीक है, इधर चाइना है, ठीक है, ये मलेशिया है। इसके बारे में कैपिटल क्या है? ये इसका वियतनाम का हनोई है। करेंसी क्या है? वियतनामीज डोंग है। पॉपुलेशन कितना है? 10.0 करोड़। किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2023 के। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? वियतनामीज है। और प्राइम मिनिस्टर ने फाम मिन चिंग।
आईसीएमआर द्वारा ह्यूमन मेटानिमोवायरस के पहले मामले के लिए राज्य की किस भारतीय राज्य की निगरानी की जा रही है? ए केरल की, बी तमिलनाडु की, सी महाराष्ट्र की या डी कर्नाटक की? किस राज्य की निगरानी की जा रही है? तो यह राज्य है, इस राज्य का नाम है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की निगरानी की जा रही है किस मामले? आईसीएमआर द्वारा ह्यूमन मेटानिमो वायरस के मामले में, पहले मामले में। ठीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर कर्नाटक में ह्यूमन मेटानिमो वायरस के मामले पर नजर रख रही है। क्या नजर रख रही है? HMPV निमोविरिडे, क्या है? निमोविरिडे परिवार का एक नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है जो मुख्य रूप से 6 से 12 महीने की उम्र के शिशुओं को प्रभावित करता है, जिससे अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम होता है। 2001 में नीदरलैंड में खोजा गया यह वायरस हाल ही में 2024 के अंत में चीन में फिर से उभरा है, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई। कर्नाटक में इसके प्रसार की निगरानी करना कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए क्या है? शुरुआती पहचान और निवारक उपायों के महत्व को रेखांकित करता है। किस राज्य ने आदिवासी मेले के दौरान आदिवासी छात्रों के लिए शहीद माधव सिंह हाथ खर्च योजना शुरू की है? क्या? ये शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की। ए झारखंड ने, बी ओडिशा ने, सी छत्तीसगढ़ ने या डी मध्य प्रदेश ने? इसको शुरू किया है ये माधव सिंह हाथ खर्चा योजना। तो इसको शुरू किया ओडिशा सरकार ने। कौन से? ये ओडिशा सरकार ने इसको शुरू किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने आदिवासी मेले का उद्घाटन किया और आदिवासी छात्रों की सहायता के उद्देश्य से शहीद माधव सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की। इस पहल के तहत 2 लाख आदिवासी छात्रों को सालाना 5,000 रुपए की मुफ्त सहायता दी जाती है, जिसका बजट 156 करोड़ रुपए है। यह योजना आदिवासी समुदाय के लिए शिक्षा के अवसरों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे जो इसके व्यापक आदिवासी विकास लक्ष्यों के साथ रेखांकित है। ये ओडिशा राज्य है। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। ओडिशा राज्य के एनटीपीसी तालेचर कन्या ने 100% राख उपयोग हासिल किया। ओडिशा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कई पहल शुरू किए, जिनमें निर्भया कड़ी, गेल्हा, जिया और वीरांगना योजना शामिल है। पीएम मोदी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। ओडिशा ने 100 गांवों के वन संरक्षण के लिए वित्त पोषण को मंजूरी दी। ओडिशा में तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ। ओडिशा ने कौशल ऊर्जा और उद्योग विकास के लिए सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ओडिशा ने आयुष्मान भारत पीएम जय लागू किया। क्या आयुष्मान भारत पीएम जय लागू किया? ओडिशा के मुख्यमंत्री ने आदिवासी मेले में आदिवासी कल्याण योजना क्या शुभारंभ किया? एनटीपीसी ओडिशा में हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने ओडिशा में 3 रेलवे लाइनों का आधारशिला रखी। ओडिशा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप क्या हासिल किया? कौन सा? सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हासिल किया किसने? ओडिशा ने। प्रधानमंत्री ने नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला कहाँ रखी? स्थान पूछा, नई दिल्ली में, बी मुंबई में, सी बेंगलुरु में या डी हैदराबाद में? तो इसकी आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसके ये नए केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की आधारशिला रखी कहाँ है? नई दिल्ली में।
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के रोहिणी में, कहा पे रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी। 185 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह आधुनिक सुविधा 2.92 एकड़ में फैलेगी, जिसमें 100 बिस्तरों वाला क्या अनुसंधान अस्पताल भी शामिल होगा। 1989 में 1979 में स्थापित इस संस्था का उद्देश्य आयुर्वेद अनुसंधान को आगे बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवा में इसका एकीकरण करना है। यह पल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। किसको? सरकार की प्रतिबद्धता को यह दर्शाती है। अगला प्रश्न है, 2024 में साइबर हमलों के मामले में कौन सा देश विश्व स्तर पर पहले स्थान पर? किसमें? साइबर हमले के मामले में। ए रूस, बी चीन, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी भारत। पहले स्थान पर कौन है? ये तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहां पे साइबर हमले ज्यादा हुए। वर्ष 2024 में साइबर हमलों के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे सबसे अधिक लक्षित राष्ट्र के रूप में दूसरे स्थान पर है। कौन? भारत दूसरे स्थान पर। साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्लाउड SEK के अनुसार भारत में क्या 95 घटनाएं हैं जिनका असर कई कंपनियों पर पड़ा। वैश्विक स्तर पर 334 टेराबाइट से अधिक डेटा का व्यापार खतरे वाले अभिनेताओं द्वारा किया गया, जिसमें विनिर्माण, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य सेवा, प्रौद्योगिकी और वित्त जैसे क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए। यह बढ़ते खतरे के परिदृश्य और दुनिया भर में मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को दर्शाता है। ये देख लेते हैं, ये अमेरिका है, ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है, इधर मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। वाशिंगटन क्या है? ये कैपिटल कौन सा? वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और इसके उत्तर में क्या है? कनाडा। कौन सा राज्य 2025 में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? कौन सा राज्य 2025 में पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है? ये हरियाणा, बीच पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या डी उत्तराखंड। तो ये राज्य है कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड है जो पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर रहा है। उत्तराखंड पहली बार 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, जो राज्य के खेल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। यह आयोजन 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगा। जश्न मनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए तेजस्विनी नामक मशाल को 26 दिसंबर 2024 को हल्द्वानी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। मशाल 25 जनवरी 2025 को देहरादून पहुंचने से पहले क्या 13 जिलों से होते हुए 99 स्थानों पर 3823 किलोमीटर की यात्रा करेगी। ये उत्तराखंड है, ठीक है। ये उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, गढ़वाल डिवीजन, पौड़ी, हरिद्वार है, ये पिथौरागढ़ है, ये बागेश्वर है, ये कुमाऊं अल्मोड़ा डिवीजन है, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर यहाँ डिस्ट्रिक्ट है इसके। ये उत्तराखंड। आइए थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं।
था वो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। किसका? गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने एकीकृत पेंशन और आबकारी नीति को मंजूरी दी। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। चमोली में पर्यटकों के लिए डिजिटल इनर लाइन परमिट प्रणाली शुरू की गई है। उत्तराखंड और आइसलैंड ने भूतापीय ऊर्जा पर सहयोग किया है। उत्तराखंड में के सोप स्टोन खनन संकट गहरा है। किसका? सोप स्टोन खनन संकट गहरा है। उत्तराखंड ने पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की है। उत्तराखंड भारत की पहली योग नीति पेश की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में क्या ये जल जीबी मेले का उद्घाटन किया। एडीबी ने उत्तराखंड को $200 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। कहां से? उत्तराखंड से। भारत का पहला लेखक गांव देहरादून के निकट है। कहां गया? देहरादून के निकट खुला है। किस बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक में 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली? ए आईसीआईसीआई बैंक को, बी एक्सिस बैंक को, सी एचडीएफसी बैंक को या डी एसबीआई बैंक को। किस बैंक को मिली है ये मंजूरी? किससे? आरबीआई से। तो ये बैंक है, ये एचडीएफसी बैंक। ये एचडीएफसी बैंक को 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है। किसने? कोटक महिंद्रा बैंक में। एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य बैंकों में अपने समूह संस्थाओं के माध्यम से 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी गई। यह रणनीतिक कदम जुलाई 2023 में एचडीएफसी बैंक के अपनी मूल कंपनी एचडीएफसी के साथ विलय के बाद उठाया गया, जिसने इसके वित्तीय पोर्टफोलियो का विस्तार किया। यह मंजूरी 2 जनवरी 2026 तक वैध है और यह एचडीएफसी बैंक के निवेश में विविधता लाने और वित्तीय क्षेत्र में क्या मजबूती साझेदारी बनाने के प्रयास के अनुरूप है। यह पहल जमा बढ़ाने और अपने ऋण से जमा अनुपात के प्रबंधन पर बैंक के फोकस को भी पूरा करती है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया? किसके? आरआरटीएस कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। किसका? क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ए मुंबई पुणे, बी हैदराबाद वारंगल, सी दिल्ली मेरठ या डी चेन्नई बेंगलुरु। तो ये उद्घाटन किया है इसका किसका? ये दिल्ली मेरठ रैपिड, दिल्ली मेरठ का। यहाँ पे ये दिल्ली मेरठ का। 5 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरटीएस कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया। यह खंड उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद का है। उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद को दिल्ली के न्यू अशोक नगर से जोड़ता है और यह 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का हिस्सा है। इसका नमो भारत कॉरिडोर का हिस्सा। आरटीएस का उद्देश्य दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को घटाकर सिर्फ 40 मिनट करके क्षेत्रीय परागमन को क्रांति लाना है। क्या? क्षेत्रीय परागमन में क्रांति लाना। आनंद विहार स्टेशन इस मार्ग पर एक प्रमुख परागमन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो दिल्ली मेट्रो और अन्य परिवहन प्रणालियों के साथ निर्बाध संपर्क प्रदान करता है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? बोल रहा है राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है प्रतिवर्ष? ए 25 दिसंबर को, बी 5 जनवरी को, सी 14 फरवरी को, या डी 21 मार्च को। तो ये मनाया जाता है, कभी दिया हुआ है यहाँ पे 5 जनवरी को। ये मनाया जाता है 5 जनवरी को। हमारे पारिस्थितिक तंत्र ने पक्षियों के महत्व का जश्न मनाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 5 जनवरी को क्या राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 5 जनवरी को। एवियन वेलफेयर कोएलिशन द्वारा 2002 में स्थापित यह दिन ऐतिहासिक जंगली पक्षी संरक्षण आंदोलन के साथ मेल खाता है। यह पक्षियों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, जैविक आवास जैसा कि आवास विनाश, अवैध शिकार और जलवायु परिवर्तन। यह दिन परागणकर्ता, बीज फैलाने वाले, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के संकेत के रूप में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार करता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस व्यक्तियों और संगठनों को अस्थायी प्रथाओं को अपनाने, एवियन विविधता के संरक्षण के सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके एवियन विविधता। अगला प्रश्न है, NFHS4 के अनुसार 25 से 49 वर्ष आयु वाली कितनी प्रतिशत भारतीय महिलाओं ने हिस्टेरेक्टॉमी कराई है? कितना हिस्टेरेक्टॉमी कराई है? कितनी प्रतिशत महिलाओं ने हिस्टेरेक्टॉमी कराई है? किसने? NFHS4 के अनुसार 25 से 49 वर्ष की आयु वाली कितनी प्रतिशत महिलाओं ने हिस्टेरेक्टॉमी कराई है? ए 4%, बी 5%, सी 6% या डी 7%। ये तो हिस्टेरेक्टॉमी करवाई है कितने प्रतिशत है? तो ये कितना है? 5% महिलाओं ने करवाया है। कितना? क्या? हिस्टेरेक्टॉमी 5% महिलाओं ने करवाई है। NFHS4 के आंकड़ों के अनुसार पता चला कि 25 से 49 वर्ष की आयु की लगभग 5% महिलाओं ने हिस्टेरेक्टॉमी करवाई है, जिसमें भारी मासिक धर्म रक्तस्राव एक प्रमुख कारण है। अध्ययन ने 2015-16 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 4.5 लाख से अधिक महिलाओं के डाटा का विश्लेषण किया है। जर्नल ऑफ मेडिकल एविडेंस में प्रकाशित इसने इस जनसांख्यिकी में हिस्टेरेक्टॉमी 4.8% प्रचालन पर प्रकाश डाला है। यह अंतर्दृष्टि महिलाओं के स्वास्थ्य और वैकल्पिक उपचारों तक पहुंच के बारे में और अधिक शोध की आवश्यकता को चिन्हित करता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने बढ़ते अपराध और सशस्त्र समूहों के कारण 7 प्रांतों में 60 दिनों की आपातकालीन घोषित की है? आपात स्थिति घोषित की है। किस देश ने बढ़ते अपराध और सशस्त्र समूहों के कारण 7 प्रांतों में 60 दिनों की आपात स्थिति घोषित की? ए कोलंबिया, बी पेरू, सी वेनेजुएला या डी इक्वाडोर। तो ये है कौन सा? ये है इक्वाडोर है। कौन सा? ये इक्वाडोर है। इक्वाडोर ने बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूहों से निपटने के लिए गुआयास और मनावी सहित 7 प्रांतों में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने घर और पत्राचार की अखंडता को निलंबित करने और 20 कैंट में रात कर्फ्यू लगाने जैसे उपायों की घोषणा की है। यह कदम आतंकवाद के रूप में नामित आपराधिक समूहों के खिलाफ इक्वाडोर के चल रहे संघर्ष को उजागर करता है। किसका? इक्वाडोर के चल रहे संघर्ष को उजागर करता है, जो प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करने के प्रयासों को दर्शाता है। देख लेते हैं, ये है इक्वाडोर। ठीक है, ये इक्वाडोर है। इसके उत्तर में है कौन? कोलंबिया,
नीचे है कौन, पेरू, ठीक है। एक गल्फ ऑफ क्या है, गुयाक्विल है यहाँ पे। तो इधर पैसिफिक ओशन है, इसमें कुछ जान लेते हैं इसको। कुछ कैपिटल क्या है, क्विटो। इसकी राजधानी क्या है, क्विटो। पॉपुलेशन कितना है, ये 1.8 करोड़ की 2023 की जनगणना के अनुसार वर्ल्ड बैंक। प्रेसिडेंट है डेनियल नोबोआ। क्या करेंसी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर की करेंसी। ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश यहाँ पे। 8वां ACTCM यानी कि एमनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल वज्रा यानी LSAM यानी कि लैंडिंग शिप एमनेशन 22 कहाँ शामिल किया गया। ए कोची में, बी मुंबई में, सी विशाखापट्टनम या डी चेन्नई में। कहाँ शामिल किया गया, ये शामिल किया गया है इसको शामिल कहा गया है मुंबई नौसेना डॉकयार्ड में। यहाँ पे ये नौसेना डॉकयार्ड। 8वां गोला बारूद सह टॉर्पीडो सह मिसाइल यानी कि ACTCM वज्रा LSAM 22 6 जनवरी 2025 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया। क्या, 6 जनवरी 2025 को मुंबई में नौसेना डॉकयार्ड में शामिल किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय नौसेना द्वारा अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। वज्रा सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। कौन सा, क्या सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया गया, जो मेक इन इंडिया पहल में योगदान देने वाला एक SMS क्या है, MSME शिपयार्ड है। LSAM 22 का शामिल होना स्थानीय जहाज निर्माण उद्योगों का समर्थन करते हुए और भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करते हुए अपने बेड़े को आधुनिक बनाने की नौसेना की प्रतिबद्धता को क्या दर्शाता है। अगला प्रश्न है, सीपीएयर ऐप द्वारा मुख्य रूप से किस स्थिति की जांच की जाती है। सिप एयर ऐप के द्वारा मुख्य रूप से किस स्थिति की जांच की जाती है। ए अस्थमा की, बी मधुमेह की, सी रक्तचाप की या डी कैंसर की। जांच की जाती है किसकी, अस्थमा की। सिप एयर ऐप जिसे सिप्ला द्वारा लॉन्च किया गया है, अस्थमा की जांच के लिए एक विशेष उपकरण है। यह उपयोगकर्ता में अस्थमा होने की संभावना का आकलन करने के लिए अभिनव सांस छोड़ने की परीक्षण का उपयोग करता है। परिणामों को लाल, पीले या हरे क्षेत्रों में वर्गीकृत करता है ताकि जोखिम के विभिन्न स्तरों को इंगित किया जा सके। यह व्यक्ति को यदि आवश्यकता हो तो स्वास्थ्य के पेशेवर से परामर्श करके समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। यह ऐप भारत में अस्थमा के कम निदान के व्यापक मुद्दे को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां कई मामले किसी का ध्यान नहीं जाते हैं। प्रारंभिक जांच की सुविधा प्रदान करके सिप एयर बेहतर अस्थमा प्रबंधन, बेहतर रोगी परिणाम और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर कम बोझ में योगदान देता है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। कितना, $1 मिलियन। ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी या आंध्र प्रदेश। तो कौन, ये महाराष्ट्र, ये तमिलनाडु सरकार ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्राचीन सिंध घाटी लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। कितना, $1 मिलियन, जो कि एक सदी से अधिक समय से अनपढ़ रही है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। यह घोषणा चेन्नई में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के शताब्दी समारोह के दौरान की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस प्राचीन लिपि को समझने के महत्व पर प्रकाश डाला है। महत्व पर प्रकाश डाला और पुरातात्विक और ऐतिहासिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
तमिलनाडु सरकार विभिन्न मामलों के माध्यम से आगे के शोध का भी समर्थन कर रही है, जिसमें इरावतम महादेवन क्या है, ये इरावतम क्या है, महादेवन के नाम पर एक क्या समर्पित शोध पीठ की स्थापना भी शामिल है। ये तमिलनाडु राज्य है, ठीक है। इसका कैपिटल कौन सा, चेन्नई। चीफ मिनिस्टर का एम.के. स्टालिन, गवर्नर का आर.एन. रवि। एरिया कितना है, 1,30,60 वर्ग किलोमीटर। भी पहले क्या जाता है, इसको मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसका राज्य पक्षी कौन सा है, इमराल्ड डॉग। तमिलनाडु में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। काशी तमिल संगम 3.0 सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाना। कहाँ पर आयोजित किया था, बनारस में आयोजित किया गया था। तमिलों में थाईपुसम 2025 का उत्सव धूमधाम से शुरू हुआ। उदयनिधि स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली में पक्षी पार्क खोला। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम देने की घोषणा की। तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज बनाया गया। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज। राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तमिलनाडु के अधिवक्ता कृष्णा राज को क्या अभियोजन निदेशक नियुक्त किया गया है। और तमिलनाडु ने अधिवक्ता कृष्ण राज को अभियोजन निदेशक नियुक्त किया है। तमिलनाडु में हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया। किस पर, हीट वेव को। विजयनगर साम्राज्य की तांबे की प्लेटें तिरुवल्लुवर में खोजी गई, ठीक है। तमिलनाडु में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति भी पाई गई। कौन सा, जंपिंग स्पाइडर की। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारत ने तटीय और वेडर पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ हुई। वेडर पक्षी, ए सूरत में, बी अहमदाबाद में, सी भुज में, या डी जामनगर में। कहाँ हुई इसकी जनगणना, तो इसकी जनगणना हुई है, कहाँ पे, गुजरात के जामनगर में। कहाँ पे, है गुजरात के जामनगर में इसकी जनगणना हुई है। किसका, भारत में तटीय और वेडर पक्षियों की पहली जनगणना कहाँ पे, जामनगर। भारत में तटीय और वेडर पक्षियों की पहली जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में जनगणना मरीन नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में आयोजित की गई थी, जो जामनगर में स्थित है और अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए जाना जाता है। इस कार्यक्रम में 100 से अधिक पक्षी देखने वाले और विशेषज्ञ शामिल हुए और इसका उद्देश्य गुजरात के समुद्री तट पर पक्षियों की आबादी की समझ को बढ़ाना था, जो ओखा से नौलखी तक फैला हुआ है। जामनगर में कई तरह की पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें दुर्लभ वेडर पक्षी भी शामिल है, जो इसे कई महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। पंद्रहवें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता। ए गजानन खंडागले, बी किरण जाधव, सी मोहित गौड़ा, या डी अभिनव बिंद्रा। तो इसको जीता किरण जाधव। नौसेना के किरण जाधव ने 15वें लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 251.7 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक हासिल किया। 2018 से लगातार फाइनल में पहुंचने के बाद जाधव की यह पहली जीत थी, जिसने खेल में उनकी दृढ़ता और कौशल का प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के गजानन खंडागले 250.9 अंकों के साथ रजत पदक जीता, जबकि मोहित गौड़ा ने 229.3 अंकों के साथ कांस्य पदक जीता। जाधव की उपलब्धि उनके समर्पण को उजागर करती है और उनके शूटिंग करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
अगला प्रश्न है, किस संगठन ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अच्छे लॉन्च किया? कौन सा है? फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और लक्ष्य हासिल किया। ए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड, सी गार्डनर रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, या डी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। कौन से? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है जिसने अमूल्य और लक्ष्य लॉन्च किया। किसके लिए? फर्स्ट पेट्रोल वेसल अमूल्य और अच्छे लॉन्च किया। किसके लिए? एक भारतीय तटरक्षक बल के लिए। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जीएसएल ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बल के लिए बनाए गए 8 जहाजों की श्रृंखला में से तीसरे और चौथे फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और लक्ष्य को लॉन्च किया। 60% स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित 52 मीटर लंबे जहाज मत्स्य संरक्षण, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, खोज और बचाव मिशन और तटीय गश्त के लिए डिजाइन किए गए हैं। 400 400 क्या है? 473 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के लिए भारत के प्रयास और स्वदेशी जहाज निर्माण के माध्यम से समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में जीएसएल की महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करती है। अगला प्रश्न, किस शहर ने ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में पश्चिमी एशिया में शीर्ष स्थान और वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान हासिल किया? ए अबू धाबी ने, बी रियाद ने, सी मस्कट ने, या डी दुबई ने। किसके लिए? किस शहर ने ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में पश्चिमी एशिया में शीर्ष स्थान और वैश्विक स्तर पर कितना 8वां स्थान हासिल किया? ए अबू धाबी, बी रियाद, सी मस्कट या डी दुबई। तो ये है ये दुबई है। कौन सा? ये दुबई। जितने एक पश्चिम एशिया में क्या शीर्ष स्थान और वैश्विक स्तर पर 8वां स्थान हासिल किया। दुबई ने वैश्विक स्तर पर क्या है? ये 8वां स्थान प्राप्त किया और ग्लोबल पावर सिटी इंडेक्स 2024 में पश्चिम एशिया में शीर्ष स्थान पर स्थान प्राप्त किया, जो लगातार दूसरे वर्ष से शीर्ष 10 में शामिल है। यह प्रतिष्ठित रैंकिंग 6 प्रमुख आयामों पर आधारित है। पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा अनुसंधान और विकास, सांस्कृतिक संपर्क, रहने की क्षमता, पर्यावरण और पहुंच। ये 6 आयाम पर आधारित है रैंकिंग। जापान के मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? मोरी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा संचालित सूचकांक शहरों के वैश्विक प्रभाव का मूल्यांकन करता है और दुबई का लगातार प्रदर्शन वैश्विक मंच पर इसके बढ़ते महत्व को उजागर करता है, विशेष रूप से आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ के प्रायोजन सौदे पर हस्ताक्षर किए? ए ओडिशा सरकार, बी महाराष्ट्र ने, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। किसने ये 15 करोड़ के प्रायोजन सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसको हस्ताक्षर किया है ये ओडिशा सरकार ने। कौन? ये ओडिशा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ के प्रायोजन सौदे पर हस्ताक्षर किया है। ओडिशा सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 3 साल के 15 करोड़ के प्रायोजन सौदे पर हस्ताक्षर किए। कितने साल के? 3 साल के, जिसका उद्देश्य स्वदेशी खेलों की दृश्यता को बढ़ावा देना और बढ़ाना है। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा वित्त पोषित है। यह पहल टीम के विकास, बुनियादी ढांचे में सुधार और वैश्विक भागीदारी पर क्या ध्यान केंद्रित करेगी?
इस रणनीतिक कदम के साथ ओडिशा भारतीय हॉकी के साथ अपने साझेदारी जैसी अपनी पिछली खेल पहलों के सफलता के बाद खेल विकास का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। इस प्रायोजन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खो खो की छवि को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सिस्टर इन्हा कैनबारो किस देश से? सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति सिस्टर इन्हा कैनबारो किस देश से? ए इटली की, बी फ्रांस की, सी ब्राजील की या डी स्पेन की। तो ये कहाँ की है? तो ये है ब्राजील की। कहाँ की है? ब्राजील। दुनिया की सिस्टर ब्राजील की सिस्टर इन्हा कैनबारो की लगभग 117 क्या है? अरे यार 117 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। 18 जून 1908 को दक्षिण ब्राजील में जन्मी उन्हें उनकी आस्था, जीवंत व्यक्तित्व और फुटबॉल के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। लांगेवी क्वेस्ट द्वारा मान्यता प्राप्त और अपने 110वें जन्मदिन पर पोप फ्रांसिस द्वारा सम्मानित सिस्टर कैनबारो लूसी रैंडन के बाद यह अब तक की दर्ज की गई दूसरी सबसे बुजुर्ग नन भी है। उनका उल्लेखनीय जीवन दीर्घायु और भक्ति और समुदाय की अस्थायी भावना का प्रमाण है। यह है ब्राजील, ठीक है। इसकी राजधानी ब्रासिलिया। इसकी राजधानी क्या? ब्राजीलिया है। क्या लैंग्वेज क्या है? पुर्तगालीज है। पॉपुलेशन क्या है? 21.11 करोड़। प्रेसिडेंट कौन सा? लुई इनासियो लूला डा सिल्वा। कॉन्टिनेंट के साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में गवर्नमेंट का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या? रिपब्लिक, फेडरल और रिपब्लिक है। उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत 69वें डिवीजन का मुख्यालय कौन सा शहर बना? 69वें डिवीजन का मुख्यालय कौन सा शहर बना? इसके उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत? ए पठानकोट, बी जम्मू, सी चंडीगढ़ या डी अमृतसर। कौन बना? तो ये बना है जम्मू, ठीक है। ये जम्मू बना है। छह जनवरी 2025 को क्या प्रधानमंत्री ने जम्मू रेलवे डिवीजन का उद्घाटन किया। इसका जम्मू रेलवे डिवीजन, जिसे जम्मू उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत क्या है? ये 69वां डिवीजन बन गया। यह नया डिवीजन 742.1 रूट किलोमीटर क्या है? रूट किलोमीटर में फैला है। कितना किलोमीटर में फैला है ये इतना है। और इसमें चेनाब रेल ब्रिज और USBRL जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल है। इस डिवीजन की स्थापना का उद्देश्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रेल संपर्क में सुधार करना, पर्यटन को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना, रोजगार सृजित करना और भारत के इन सबसे उत्तरी क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाना है। बैंडेड रॉयल तितली सबसे पहले किस भारतीय राज्य में खोजी गई थी? कौन सी बैंडेड रॉयल तितली सबसे पहले किस भारतीय राज्य में खोजी गई थी? ए असम में, बी पश्चिम बंगाल में, सी मेघालय में या डी त्रिपुरा में। कहाँ खोजी गई थी? ये खोजी गई थी पहली बार ये त्रिपुरा में खोजी गई थी। कहाँ पे गई? है त्रिपुरा में खोजी गई। बैंडेड रॉयल तितली यानी रचना जलेंद्र इंद्र सबसे पहले त्रिपुरा में विशेष रूप से सिपाही जला वन्य जीव अभ्यारण्य में खोजी गई थी। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली यह तितली प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 2 में
दो के तहत संरक्षित है। मई 2021 में इसके देखे जाने का दस्तावेजीकरण मोनिस एंटोमोलॉजी एंड जूलॉजी जर्नल में किया गया था। यह खोज त्रिपुरा की समृद्ध जैव विविधता को उजागर करती है और अद्वितीय प्रजातियों के संरक्षण में वन्यजीव अभ्यारण्य के महत्व को चिन्हित करती है। ये है त्रिपुरा, ठीक है, ये त्रिपुरा राज्य है। ये साउथ त्रिपुरा का अम्बासा दलाई, ठीक है, नॉर्थ त्रिपुरा है, उनाकोई कोटी, हवाई है, ठीक है। और ये है सिपाही जला, यहाँ पे इसकी खोज की गई है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। त्रिपुरा मणिपुर मेघालय ने 21 जनवरी को राज्य दिवस मनाया। कौन से? त्रिपुरा मणिपुर मेघालय। त्रिपुरा अभ्यारण्य में दुर्लभ बैंडेड रेयल क्या तितली देखी गई। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों की सहायता के लिए सीएम साथी योजना शुरू की गई। एडीबी ने त्रिपुरा के लिए 530 करोड़ रुपए की जल आपूर्ति योजना को वित्तपोषित किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्य स्तरीय शहरी समृद्धि योजना उत्सव का उद्घाटन किया। भारत में मायावी पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य कहां पकड़ा गया? कौन सा मायावी पल्लास बिल्ली का? हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी उत्तराखंड में या डी सिक्किम में? कहां पकड़ा गया ये फोटोग्राफी साक्ष्य? ये पकड़ा गया है कहां पे? ये हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में पकड़ा गया, लिया गया, यानी कि भारत में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफी साक्ष्य हिमाचल प्रदेश में क्या लिया गया है, पकड़ा गया। विशेष रूप से किन्नौर क्षेत्र में एक हिम तेंदुए के संरक्षण के दौरान। यह खोज इस दुर्लभ और मायावी बिल्ली प्रजाति के भीतरों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान है। पलास की बिल्लियां मध्य एशिया की मूल निवासी हैं और आमतौर पर ऊंचाई वाले चट्टानी आवासों में पाई जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में कैप्चर की गई तस्वीर उनकी ज्ञात सीमा का विस्तार करती है, जो इस क्षेत्र में समृद्ध जैव विविधता के महत्व और इन प्रजातियों और उनके आवास की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता पर बल देती है। 6 जनवरी 2025 को बेस रिपेयर डिपो तुगलकाबाद की कमान किसने संभाली? ए एयर कमोडोर राजेश वर्मा, बी एयर कमोडोर विनय शर्मा, सी एयर कमोडोर देवाकी नंदन साहू या डी एयर कमोडोर अर्जुन सिंह? किसने संभाली है किसका? तुगलकाबाद की कमान। बेस रिपेयर डिपो तुगलकाबाद की कमान किसने संभाली है? तो इसको संभाली है ये देवाकी नंदन साहू ने। देवाकी नंदन साहू ने इसकी कमान संभाली है, देवाकी नंदन साहू। एयर कमोडोर देवाकी नंदन साहू ने 6 जनवरी 2025 को तुगलकाबाद में बेस रिपेयर डिपो का कार्यभार संभाला। विमानों और मिसाइल प्रणालियों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले AFTC, DSS और कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के पूर्व छात्र हैं। अपने विशिष्ट सेवाओं के लिए 2023 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित उन्होंने भारतीय वायुसेना के भीतर कई प्रमुख इंजीनियरिंग और स्टाफ पदों पर कार्य किया, जो बल की परिचालन तत्परता को आगे बढ़ाने में उनके नेतृत्व और तकनीकी कौशल का प्रदर्शन करते हैं। किस देश में प्रधानमंत्री ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की है? किस देश के प्रधानमंत्री ने? ए संयुक्त राज्य अमेरिका ने, बी यूनाइटेड किंगडम, सी ऑस्ट्रेलिया और डी कनाडा। ये किस देश के प्रधानमंत्री ने? ठीक है,
तो ये है प्रधानमंत्री, ये कहाँ की है, ये है प्रधानमंत्री कहाँ, जस्टिन ट्रूडो यानी कि कनाडा के। कनाडा के प्रधानमंत्री ने 70वां पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगभग एक दशक तक सत्ता में रहने के बाद लिबरल पार्टी के नेता के रूप में अपने इस्तीफा की घोषणा की। उनका यह निर्णय पार्टी के आंतरिक संघर्षों और जनता के समर्थन में गिरावट के बीच आया, विशेष रूप से विपक्षी नेता पियरे पोलिवरे के लिए बढ़ते समर्थन के साथ। ट्रूडो अब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तब तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे जब तक कि एक नया नेता नहीं चुना जाता। उनका इस्तीफा पार्टी की एकता और राष्ट्रीय चुनाव में समर्थन में गिरावट के बाद हुआ है, जिसमें मतदाताओं के बीच कंजर्वेटिव पार्टी का समर्थन बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता बढ़ाने के लिए सीबीआई द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? ए पुलिस कनेक्ट, बी इंटरपोल नेट, सी भारत पोल या डी सीबीआई सेफ। तो इस बार इसका नाम है, ये आपका नाम पोर्टल का नाम है भारत पोल। 7 जनवरी 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत मंडपम में नई दिल्ली में भारत पोल पोर्टल का लॉन्च किया। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सीबीआई द्वारा विकसित भारत पोल का उद्देश्य वास्तविक समय अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता की सुविधा प्रदान करना और साइबर अपराध, वित्तीय अपराध और मानव तस्करी जैसे महत्वपूर्ण अपराधों से निपटने में भारत के प्रयासों को मजबूत करना है। यह पोर्टल पारंपरिक संचार माध्यम की जगह लेता है, जिससे भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसी और इंटरपोल के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान की सुव्यवस्थित किया जाता है। यह सहयोग बहाने कानून परिवर्तन कार्यों की दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस कंपनी ने बायोगैस उद्यम यानी कि एनडीडीबी मिर्दा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी हासिल की है? ए टाटा ने, बी महिंद्रा ने, सी सुजुकी ने या डी हुंडई ने। तो ये इस हासिल करने वाला 26% हिस्सेदारी हासिल करने वाला कंपनी है कौन? ये सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन यानी कि ऑप्शन सी है सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन। सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने भारतीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी द्वारा विकसित बायोगैस उद्यम यानी कि एनडीडीबी मिर्दा लिमिटेड में 26% हिस्सेदारी हासिल की है। यह रणनीतिक निवेश वाहनों के प्रदर्शन और दीर्घायु में सुधार के लिए संपीड़ित बायोगैस सीबीजी का उपयोग करने के सुजुकी के लक्ष्यों के अनुरूप है। यह साझेदारी वैकल्पिक ईंधन स्रोतों में निवेश करके स्थिरता के लिए सुजुकी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अलावा सुजुकी के पास धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर कितना 49% करने का प्रावधान है, जो पर्यावरण के अनुकूल इस पहल के प्रति उसके दीर्घकालिक समर्पण को दर्शाता है। इसको समर्पण को दर्शाता है। अगला प्रश्न, हर साल विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ए 31 दिसंबर को, बी 26 जनवरी को, सी 26 जनवरी को, 6 जनवरी को, सी 10 फरवरी को या डी 8 जनवरी को। तो ये मनाया जाता है कब? ये 6 जनवरी को मनाया जाता है। कि कौन सा? विश्व युद्ध अनाथ दिवस। युद्ध और हिंसा के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के सामने आने वाले चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। यह दिन बच्चों के संघर्षों पर जोर देता है, जो अक्सर विस्थापन, गरीबी और संघर्ष के विनाशकारी परिणामों का अनुभव करते हैं। यह युद्ध और हिंसा के इन कमजोर युवा बच्चे लोगों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए उन्हें देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा प्रदान करने के उनके कल्याण का समर्थन करने के लिए सामूहिक वैश्विक कार्रवाई का आह्वान करता है।
अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सीईओ, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए बीके सक्सेना को, बी साजिद रशीदी को, सी अजमुल हक को, या डी मोहम्मद अली खान को। तो ये नियुक्त किया गया है, ये अजमुल हक, एक आईएएस अधिकारी को उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है। कौन है ये? अजमल अजमुल हक को, ये अजमुल हक को नियुक्त किया गया दिल्ली वक्फ बोर्ड का सीईओ। अजमुल हक एक आईएएस अधिकारी को उपराज्यपाल एलजी के सक्सेना की मंजूरी के साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये क्या है? उपराज्यपाल है दिल्ली के वीके सक्सेना। यह नियुक्ति 1 महीने से अधिक की देरी के बाद हुई, जिसके दौरान यह पद 28 नवंबर 2024 को रिक्त हुआ था। इस रिक्ति के कारण व्यवधान उत्पन्न हुई, जिसमें इमामों और बोर्ड कर्मचारियों के वेतन वितरण में देरी शामिल है। एलजी सक्सेना ने मामले को संबोधित करने में उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने में लापरवाही और विफलता के लिए आम आदमी पार्टी सरकार की आलोचना की। भारत का अगला प्रश्न, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया? ए केरल में, बी सिक्किम में, डी बंगाल में, या सी पश्चिम बंगाल में, या डी असम में। कहाँ लॉन्च किया गया ये जैविक मत्स्य पालन? ये लॉन्च किया गया है सिक्किम, ये सिक्किम। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर सिक्किम के सोरेंग जिले में केंद्रीय पशुपालन मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। यह पहल इस पहल का उद्देश्य टिकाऊ, रसायन मुक्त और एंटीबायोटिक मुक्त के मछली पालन को बढ़ावा देना। यह सिक्किम की जैविक प्रथाओं के प्रति व्यापक प्रतिबद्धता के अनुरूप है, क्योंकि राज्य पहले से ही अपने जैविक खेती के लिए जाना जाता है। क्लस्टर जैविक बाजारों में पर्यावरण के अनुकूल मछली की आपूर्ति करेगा, पारिस्थितिक स्थिरता के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा और जलीय कृषि क्षेत्र में इस अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से किसानों की आय को और बढ़ाएगा। देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं किसका, दिसंबर 2024 का। 1 दिसंबर को मनाया जाता है एड्स दिवस, समुदायों को नेतृत्व करने दें, इसका थीम है। 2 दिसंबर को मनाया जाए राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस, इसका थीम है एक स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह के लिए सतत विकास। 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है दासता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसका थीम है परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से नस्लवाद की गुलामी के विस्तार को विरासत से लड़ना। 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, इसका थीम है डिजिटल डिवाइस पर एक पुल। 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस या विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, थीम है इसका विकलांग व्यक्तियों के साथ उनके द्वारा एसडीजी को बचाने और प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में एकजुटता। 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, इसका थीम है समुद्र क्षेत्र में परिचालन दक्षता, तत्परता और मिशन उपलब्धि। 5 दिसंबर को मनाया जाता है सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, थीम है सामूहिक कार्रवाई की शक्ति अगर हर कोई करता है। इसका फिर 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस, मिट्टी जहां भोजन स्वरूप होता है।
6 दिसंबर को बी आर अम्बेडकर की पुण्यतिथि, राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को। 7 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान दिवस। इसका थीम है वैश्विक विमानन विकास के नवाचार को बढ़ावा देना, वो आगे बढ़ाना। 9 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 2020 पर यूएनसीए क्या है, भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना। 10 दिसंबर को मनाया जाता है ये मानवाधिकार दिवस, भविष्य में मानवाधिकार संस्कृति को मजबूत करना और बनाए रखना। अल्फ्रेड नोबेल पुण्यतिथि भी 10 दिसंबर को मनाई जाती है। 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ स्थापना दिवस, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करना इसका थीम है। 12 दिसंबर को मनाया जाता है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य और स्वास्थ्य कार्रवाई के लिए समय। 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। याद रखें, आनंदित हो और नवीकरण करें। 18 दिसंबर को मनाया जाता है भारत में असंख्यक अधिकार दिवस, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, सुरक्षित प्रवासों को बढ़ावा देना इसका थीम है। 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, इसका थीम है गरीबी, भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस, सभी के लिए गणित, इसका थीम है शीतकालीन संक्रांति मनाया जाता है 22 दिसंबर को। अरे